हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमर्स जिसने लिया है ना, उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शीट जो आने वाली है, खैर बैलेंस शीट के बारे में जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है ना, वो भी जानते हैं कि कॉमर्स के अंदर क्या होती है, कि बैलेंस शीट होती है। अब उसको कैसे पता, हम कैसे बताएं कि भैया बैलेंस शीट नहीं होती है, बहुत कुछ होता है। खैर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th के अंदर सोल प्रोपराइटरशिप के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिए। इसके अलावा चाहे क्लास 12th का स्टूडेंट हो, बीकॉम का हो, बीबीए का हो, सीए कर रहा हो, सीडब्ल्यूए कर रहा हो, सीएमए कर रहा हो, सीएस कर रहा हो, यानी कि बीकॉम से रिलेटेड कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहा हो, उसको अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी ही चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो जब तक आप कॉमर्स लेके बैठोगे और जॉब करोगे तो वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके काम आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट और इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग जो है इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखें और समझें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड नंबर बैलेंस शीट की हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब यहां अगर बात करें तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सबसे पहले हम सोल प्रोपराइटरशिप के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट बात। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार होती है। जब भी अकाउंटिंग ईयर एंड होता है ना, तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर एंड अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो 31 मार्च को जो है हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। तो उस दिन जो है ट्रेडिंग, पीनल एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग एंड पीनल से यह पता लगाया जाता है कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। बैलेंस शीट से यह पता लगाया जाता है कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब इसको अगर अच्छे से, वैसे तो इनके फॉर्मेट्स दे रखे हैं बुक के अंदर, आप अगर फॉर्मेट पढ़ेंगे, उनको रटेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी हद तक कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप 100% जो है आप फंस जाएंगे। तो इन तीनों को अच्छे से अगर आपको समझना है, आप चाहते हैं कि कैसा ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, मैं बिना डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट बना दूं और एंड में मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाए, है ना, वो बड़ा एक अच्छा जश्न का माहौल हो जाता है। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और बैलेंस शीट मैच हो जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे अब तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, भले ही वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही क्यों ना हो। खैर, तो वो वाली अगर फीलिंग चाहिए तो आपको इनके कॉन्सेप्ट पे जो है वो फोकस करना पड़ेगा। तो अब आज से मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ और आने वाले लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आज भी बात करेंगे, और फिर हम जो है इनके फॉर्मेट पे जाएंगे और फिर जो है हम इनके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े वाले सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा यहाँ आते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा। तो बेटा, इस ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट को अच्छे से अगर बनाना चाहते हैं, अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाए, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा बिजनेस के अंदर होने वाले एक्सपेंडिचर एंड बिजनेस के अंदर होने वाली रिसिप्ट्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट और है, लेकिन मेन ये है। अब ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो रिसिप्ट्स हैं, ये फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसे कैसे, रिसिप्ट भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। आज के लेक्चर में इन सब चीजों को हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। एक है कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनना, ठीक है, और अच्छे से समझना। जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर खर्चे नहीं होते हैं क्या, बहुत ज़्यादा होते हैं भैया। हाँ, इतने ज़्यादा भी मत कर देना कि लॉस हो जाए, बट होते बहुत हैं, ठीक है।
तभी तो अच्छी कमाई होती है। तो बिजनेस के अंदर एक्सपेंडिचर की बात करें, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेकंड नंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद हो गया होगा आपको, ठीक है बेटा। इनके बिना ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट बनाओगे ना तो फिर वो लल्लू लाल जैसी बनेगी, मतलब वो कभी भी मैच नहीं होगी। हाँ, कहीं तुक्का लग जाए तो पता नहीं, बाकी चांसेस कम ही होते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए बात करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, देखो सीधा और सिंपल, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट ओनली 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिलता है। बेनिफिट जो है ओनली 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिलता है, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिलता है। यानी कि वो अकाउंटिंग ईयर कितना होता है, 12 मंथ का होता है। एक अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोल सकते हैं आप, जिसमें बिजनेस ऑपरेट होता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही होता है, वो सारे के सारे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने पे करी सैलरी, जैसे सैलरी पे कर दी, तो एक 1 ईयर की सैलरी पे करोगे तो 1 ईयर ही तो बेनिफिट होगा। वो एम्प्लॉय हमारे लिए 1 साल ही काम करेगा, नेक्स्ट ईयर थोड़ी काम कर लेगा। ओके, वेजेस, अगर कोई 1 साल की आपने वेजेस पे कर दी है 1 ईयर की, तो वर्कर 1 साल ही काम करेगा। रेंट, अगर 1 साल का रेंट पे करोगे तो 1 साल ही रहेंगे ना, अगले साल का पे नहीं करोगे तो धक्के मार के बाहर निकालेंगे। तो और ये जो डे टू डे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये बेटा ये डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, डेली होते रहते हैं थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर, और ये एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है, वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। भैया खर्चा करते हैं तो कुछ तो बेनिफिट होगा तभी करेंगे ना। अब बेनिफिट का मतलब मत पूछ लेना कि सर बेनिफिट कैसे होगा किसी बिजनेस को। अरे भैया हम कुछ भी खर्चा करेंगे तो फालतू करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे जाके तो बेनिफिट तो मिलेगा ना, स्वाद आएगा, पेट भरेगा, मजा आएगा। तो बिना बेनिफिट के कोई खर्चा कर सकता है क्या? नहीं। हाँ, तो अगर कोई एक्सपेंडिचर करने से बेनिफिट 1 ईयर के लिए ही हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, और बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर हो तो वो फिर कैपिटल नेचर के हो गए। ठीक है, अब कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल के लिए फर्नीचर बाय कर लिया। अब फर्नीचर 1 साल ही चलेगा क्या, अगले साल उखाड़ के बाहर फेंक देंगे क्या? नहीं, वो हमको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देता है। अगर अच्छा फर्नीचर करवाया है तो आने वाले 4-5 साल तक चलेगा वो। अब बेनिफिट कैसे देगा फर्नीचर? बेटा बेनिफिट तो देगा ही ना, फैसिलिटी मिलती है हमको फर्नीचर से, और अट्रैक्टिव फर्नीचर बनाया है, अट्रैक्टिव जो है चीज़ें बनाई है, अच्छा शोरूम बनाया है, तो कस्टमर भी तो अट्रैक्ट होते हैं, उससे बिजनेस बढ़ता है। ठीक है, और कोई मशीन ले ली मान लेते हैं, तो मशीन ओनली 1 ईयर थोड़ी चलेगी, तो मोर देन 1 ईयर यूज़ किया जा सकता है। मान लेते हैं उसकी यूजफुल लाइफ है 7 to 10 ईयर, तो इतने साल तक मशीन जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करेगी। तो कहने का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो 1 अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देते हैं, किसी बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट देते हैं, ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, बिजनेस की कमाई करने में हेल्प करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बट यही कहानी अगर खत्म हो जाती ना तो मजा ही आ जाता है ना। जैसे मैंने बोला ना, कुछ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को क्या लगता है कि कॉमर्स में क्या है, बैलेंस शीट। नहीं बेटा, बैलेंस शीट थोड़ी है, बैलेंस शीट तो है ही, उसके अलावा बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ, बैलेंस शीट का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि वो मैच नहीं होती है। ओके, अब आती है बेटा यहाँ पर बारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना उसके बारे में। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे फर्दर 2 टाइप के होते हैं। अब ये ध्यान से समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे फर्दर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ये पता नहीं कहाँ क्लिक हो गया मेरे से, ये रहा पेन, ये रहा पेन, अरे ये ले, कोई उल्टा सीधा क्लिक कर दिया मैंने, अब मामला बैठ नहीं रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है यार। हाँ, मिल गया, चलो।
तो फर्दर जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो दो टाइप के होते हैं। हाँ, फर्दर दो टाइप के होते हैं, बिल्कुल बेटा। एक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझना, एक एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मेरा ये लेक्चर पूरा देखेगा ना वही आगे न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, ओके, जो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड होते हैं, ये सारे के सारे, यानी कि फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनका नाम डायरेक्ट पता है क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड होते हैं। सो इट इज कोल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा वो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, वो सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। सो हम इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब यहां पर ठीक है, हमने समझा कि भाई दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है बिजनेस को, कैपिटल का मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है। फिर फर्दर आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, जिनका सेलिंग डिपार्टमेंट से होता है, ऑफिस से होता है। ओके, अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ अब मैं रेड पेन से कुछ लिखने वाला हूं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये थी मेन बात। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इनको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, है ना। और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना बेटा, इनको हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, कैसे शो करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो हम जब ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट को करेंगे, इनके फॉर्मेट्स को समझेंगे, तब आपको अच्छे से बताएंगे। आया समझ में? अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम रिसिप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब रिसिप्ट में भी सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है, आपको पहले से याद होगा। रिसिप्ट ये दो टाइप की होती है बेटा, वही एक रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। थोड़ा फटाफट लिख देता हूं। रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो ओनली 1 अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होती है, 1 ईयर, ठीक है, 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है, हर बार मिलती है, ठीक है। ओके, इसको हम कहाँ शो करेंगे आपको पता ही है। जो कैपिटल रिसिप्ट होगी ये जाएगी सीधा का सीधा बैलेंस शीट के अंदर, ओके, इसको वहीं दिखाएंगे। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है बेटा, इसको हम शो करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट जैसे सेल्स, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे, सेल्स से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट यानी कि वो अदर इनकम है, तो उसको हम पीएनएल अकाउंट में दिखा देंगे। अब इसके साथ एक चीज और बता देता हूं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये डायरेक्ट वाले हैं, तो उसको कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के कहां? डेबिट साइड में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, आपने सुना ही होगा, नॉमिनल रूल। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, वो भी कहां? डेबिट में, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा बैलेंस शीट वाले को। ऐसे कैसे? रिसिप्ट जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साइड में जाएगी, क्रेडिट में, क्योंकि रिसिप्ट है, इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, और पीएनएल अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में, ओके। सो ये एक छोटा सा आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आता है जब हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए जल्दी से जल्दी, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सबने ये लेक्चर देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।